अब स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें मार्केट के शार्पेस्ट माइंड्स में से गिना जाता है और बहुत से लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। मैं भी उनमें से हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार को, जो कैपिटल मार्केट में कई सालों का अनुभव रखते हैं। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने वाले एन जयकुमार 1993 से प्राइम सिक्योरिटीज़ चला रहे हैं और प्राइम सिक्योरिटीज़ के पहले वो सिटी बैंक में भी काम कर चुके हैं और इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने खुद शुरुआती दिनों में जिक्स, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ, उनसे मार्केट की बारीकियाँ समझी थी। तो आइए समझते हैं उनसे कि इस साल मार्केट कैसा बिहेव करेगा और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। जिक्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपसे 2024 में पहली बार बात हो रही है, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विश करूँगा कि आपका साल अच्छा रहे। शुक्रिया। और मैं भी ये चाहूँगा कि आपके दर्शकों का भी यही साल बहुत बढ़िया रहेगा। और आपने इतने अच्छे काइंड वर्ड्स और विशेष से आपने शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। माहौल ऐसा है कि पहली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 30-32 साल के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि रिटेल और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका बोलबाला है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा थीम रहेगा कि जो SIPs कर रहे हैं, जो आपके चैनल को देखते हैं और दे फॉलो बोथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों। मेरे हिसाब से जो फोर्स हम लोग DIA फ्लोज में देखते हैं या रिटेल फैमिली ऑफिस में देखते हैं या रिटेल में देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, वो एक बहुत तूफान का एक सॉर्ट ऑफ फोरबोर्डिंग है ये, दैट वी आर एबल टू सी कि ये अपने मार्केट को डोमिनेट करेगा अगले 5 साल। ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका है। SIP फ्लो 17,000 17,500 करोड़ महीने के रेंज में आ रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल जो प्राइस सेट करते थे, अभी इंस्टीट्यूशनल प्राइस फॉलोअर्स बन गए। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग पहले बोलते थे कि जब रिटेल आ जाती है तो टॉप बन जाता है और जब रिटेल निकलती है तो बॉटम बन जाता है, ये सब मतलब पुरानी कहावतें हैं। सो दिस इज़ द न्यू थीसिस फॉर द मार्केट्स। इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आई थिंक इसको दोहराना मेरे हिसाब से उचित रहेगा कि रिटेल का बहुत बोलबाला चल रहा है। दैट इज़ वन। नंबर टू, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 3, 5, 7 साल का एक बहुत बड़ा टेलविंड हमारे साथ है मार्केट्स में, जो कि ये स्टेट इलेक्शंस ने दिखा दिया है, तो ये टाइम रिटेल यंग पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही है, उनका जो सेविंग्स है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलूँगा, जैसे बहुत सारे नए एज के स्टॉक्स हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वैल्यूएशंस क्यों हैं, लेकिन वो इन अर्ली इन्वेस्टर्स को भा रही है कि दे आर एबल टू रिलेट टू जोमेटो, दे आर एबल टू रिलेट टू नाइका, दे आर एबल टू रिलेट टू, तो उनका जो मतलब उनसे प्रभावित होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, हालांकि सिप्स में ही हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे जो थीसिस हम लोग पहले यूज़ करते थे, वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग अपने आप को मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं बोलते। मैं तो ये इनफैक्ट बोलता हूँ कि जितना हम ये 20 to 30 या 20 to 35 को समझ पाएँ, उतना हमारे लिए इट विल बी बेनिफिशियल एंड फ़ायदेमंद हमको हमारे लिए होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो है, वी हैव टू बिलीव इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। तो ये बुल मार्केट 1 साल 2 साल का नहीं है। ऑफकोर्स ट्रेडिंग कॉल्स आएंगी, करेक्शंस आएंगी, बट जो करेक्शंस में एवरी डिप में हम लोग खरीदे, दैट इज़ इनफैक्ट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर करेक्शंस। तो मैं द ओनली ओवरऑल पिक्चर आई विल गिव इज कि 20-25% आप कैश रखो एंड वेट फॉर, बिकॉज इंडिया में 2 बार साल में ऑलरेडी ये दे से दैट ईयर एंड क्लियरिंग सेल आता है, जब स्टॉक्स 20-20, 30-30% घटते हैं और तुमको तब तुम्हारे मतलब उसमें हिम्मत नहीं होती है कि तुमको लेने की, वेयर इज दैट इज द टाइम यू शुड बी पुटिंग द 20-30% टू वर्क। सो दैट इज गोइंग टू बी दिस मार्केट। पीपल आर स्क्रीमिंग फॉर करेक्शन, तो करेक्शन नहीं हो रहा है। और जब करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2-3 दिन में हो जाएगा, जब किसी को मतलब पीपल आर ओनली बिजी कि कितना ट्रेडिंग में डिफरेंस देना पड़ रहा है एक्सेट्रा, बट दे विल नॉट बी इन द मार्केट। सो आई थिंक 20-30% कैश रख के stay invested in the markets and await those year-end sales when you can buy more. This should be the, I think, जो मार्केट का रुझान बोलेंगे यही है इस साल का। ओके।
बिल्कुल, तो ये तो खैर सबसे बड़ी थीम हो गई कि रिटेल का पैसा इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एफआई का पैसा आ गया तो सोने पे सुहागा होगा अगर वो आ बिल्कुल। गया तो, वरना नहीं भी आया तो भी हमने उनके बिना भी मार्केट अच्छा आउट परफॉर्म किया है और वो शायद चलता रहे। तो जेक्स, इस साल आप पर्सनली क्या बड़ी थीम्स रख रहे हैं? कहाँ पर आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा? थीम्स ऐसा है जो लास्ट ईयर थे, मेनी ऑफ दीज थीम्स हैव नॉट प्लेड आउट entirely. They have played out well, क्योंकि हम लोग स्टॉक प्राइस देख के बोलते हैं कि थीम हैज प्लेड आउट और नॉट, क्योंकि और कोई हमारे पास कोई मार्कर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। लेकिन अगर आप स्टोरीज देखें तो फर्स्ट स्टोरी आई वुड लाइक टू बिलीव इज दिस एंटायर मूव which RBI, when we talked about the HDFC bank merger with HDFC, एक चीज़ तो पक्की बात है कि RBI ये चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम में रिस्क कम होने के लिए तो NBFCs टू बैंकों का मर्जर होगा, विच मीन्स और द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक मर्ज विद द बिगेस्ट NBFC। तो मेरे हिसाब से वो थीम एक बार आ चुका है, इंडिविजुअल थीम्स विल प्ले आउट। इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर NBFCs की तरफ, और अगर आप ये देखेंगे जो रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसी चेंजेस RBI ला रहा है लास्ट 3-4 महीने में, दे आर ऑल इन सम सेंस नेगेटिव फॉर NBFCs। तो आई थिंक द बिग थीम वुड ऑल्सो बी टू मूव फ्रॉम NBFCs टू स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मतलब वो इंसेंटिव दिया जाए कि आपको करना ही चाहिए, मतलब अगर आप NBFC क्योंकि दैट इज द ओनली वे यू हैव योर ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड योर ओन रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑल्सो। RBI ने जिस तरह PSU बैंक्स का you know the mergers have happened, now the systemic risks are being progressively reduced। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से NBFCs को छोड़ के, जहाँ पर 3 times 4 times बुक वैल्यू रेंज चलता है, एंड मेनी स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कोटिंग एट 1 time book, where the large private sector banks are quoting it 2.5-3 times book। एक और चीज़ मैं बोलूँगा इसमें, RBI का ही आप वो देखिए, RBI इज द वन इंस्टीट्यूशन विच आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर, बिल्कुल, विच वॉक्स द टॉक। बिल्कुल। तो जब वो बोलता है कि मैं कंसर्न्ड हूँ, तो क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है तो उसका नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में बैंकों के डाल देता है। लेकिन जब वो नॉमिनी डायरेक्टर का टर्म खत्म होता है और वो निकलते हैं, तो फिर जो वॉक द टॉक है, इसका मतलब RBI इज गिविंग अ मैसेज दैट ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, हाँ। तो दोज आर द इंडिकेटर्स वी शुड टेक। मैं स्पेसिफिक नाम आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ। तो दोज आर द नेम्स वी शुड लुक एट। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके बारे में किसी खास चर्चा हुई नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में RBI डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाए और उसको रिप्लेस नहीं करना, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। नंबर 2। नंबर 3, and if this trend has to continue, some of these banks can go towards becoming 2.5 times book, क्योंकि the highest allocation of money, whether it's retail or it is the FIIs, will be to the financial services sector. So that is my second theme that we should keep track of, the small private sector banks and the move thereof. ओके, तो ये बड़ी थीम्स इस समय की, और काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आया है। अभी रिसेंटली RBL बैंक में ऐसा हुआ था जब जिसमें वो नॉमिनी डायरेक्टर को RBI ने हटा लिया था। जेक्स, आपकी सबसे शानदार, वैसे तो आपकी काफ़ी शानदार कॉल्स रही हैं, लेकिन आपकी पिछले 1 साल की जो आइडेंटिटी बन गई थी वो टाटा मोटर्स, और आपने लगातार कहा, और आपकी कॉल के बाद 3-6 महीने उसने ऑटो स्पेस को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आपका कन्विक्शन तभी भी काफ़ी स्ट्रांग रहा, और अब उसने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखानी शुरू करी है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो सुबह एक अपग्रेड आया था JP मॉर्गन का। क्या यहाँ पर ये इकोनॉमी ऑफ स्केल प्ले आउट होगी? अगर मार्जिन्स, JLR के मार्जिन्स ये धीरे धीरे अगर इम्प्रूव करेंगे, क्या ये सबसे बड़ी कहानी रहने वाली है? एक्चुअली कहानी इससे पहले ऑलरेडी ट्रेलर आ चुका है कि द टाटा ग्रुप एज अ होल, अगर आप चेयरमैन लेवल डाउन से अगर उनके प्रायोरिटीज़ देखो, तो ये रहा है कि ग्रुप का मार्केट कैप and use of the stock as currency, that is the only way to indicate, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने किया। At every level, their priority from 12-18 months ago to the next 3 years is going to be Tata Motors। उन्होंने डेट फ्री की बात की है, उन्होंने क्लियर नो फर्दर कैपेक्स फ्री कैश फ्लो फ्रॉम JLR की बात की है। लोकल मार्केट में EV का जो इनका पेनिट्रेशन हुआ है, मतलब बहुत ही प्रभाव, लोकल मार्केट हैज़ बीन वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट काइंड ऑफ मूव। मार्केट शेयर्स हैव इम्प्रूव्ड। तो हर लेवल में ये हो रहा है। तो आप एक ट्रिगर अगले 2 महीने के लिए, 2 क्वार्टर के लिए पकड़ सकते हो, बट द बिगर थीम इज
that this is a mother company whose value has to be much higher than what it is. तो comparison to a Maruti, comparison to other के basis में इनका market cap अभी छोटा है. I mean, it's much lower. So I think there is a good possibility that it is becoming a investment destination of choice rather than only a tactical play in the past. Tactical मतलब 1-2 क्वार्टर के लिए था. हम लोग ने ये बोला था कि अगर टाटा मोटर में बुलिश हो तो आप DVR खरीद लो, because that would have been a better way to do it. उसमें percentage was higher. लेकिन अभी क्या हुआ, इट्स बिकमिंग अ पोर्टफोलियो और एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, इट्स बिकमिंग अ मस्ट फॉर द पोर्टफोलियो. तो आई थिंक दैट इज द बिग चेंज, जिसमें JLR में भी इंप्रूवमेंट्स आप देखोगे. मे बी ओवर अ पीरियड और JLR का लिस्टिंग भी हो सकता है मेरे हिसाब से. आई हैव नो, उन्होंने बात नहीं किया, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू दैट इफेक्ट, बट आई फील दैट्स अ लॉजिकल स्टेप गोइंग फॉरवर्ड. फ्री कैश फ्लो वहाँ से जनरेट हो रहा है, दैट कैन बी अपस्ट्रीम्ड. जिस तरह TCS ने फ्री कैश फ्लो जनरेट करके ग्रुप को संभाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या मालूम 2-3 साल में टाटा मोटर्स कुड बी दैट व्हीकल. सो दैट कुड बी द बिग थीम इन तो टाटा. आपको लग रहा है कि जैसे अब तक तो सिर्फ टाटा ग्रुप की एक कैश काउ रही है या दो कह लें टाइटन, क्योंकि लेकिन टाइटन में सिर्फ टाटा की कंपनी नहीं है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी स्टेक है वहाँ पर. लेकिन ये दूसरा एक कैश काउ बन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जिस तरह वो टाटा टेक्नोलॉजीज को मोनेटाइज किया है, एंड देयर विल बी अदर्स आल्सो दैट विल गो ऑन. EV का मोनेटाइजेशन हो रहा है. सो that is the thing about Tata Motors, but equally the other theme that I want to talk about, which is I think एक थीम जो मार्केट ने सिर्फ ट्रेडिंग के तौर पे उसको देखा है, ये थीम है फार्मास्यूटिकल्स में. मैं उस पे आने वाला था, क्योंकि वो आपकी एक अगली बड़ी थीम रही है. बिल्कुल. और विद डिस्क्लोजर आपने पहले औरोबिंदो फार्मा की एक बार बात भी की. और उसमें एक बड़ा मूव हमने नोटिस किया है. लेकिन चाहे लुपिन हो, सिप्ला हो, इन सब में अच्छा मूव आया है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? इसमें भी अगेन सी, सबसे बड़ा पैसा कब बनता है? जब सेक्टर के टेलविंड्स हों, ओनरशिप शुड बी लो, इट शुड बी एन इग्नोर्ड स्पेस, and it should be a space that has value. Now you will say कि अगर ये सब कुछ है तो मतलब लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? So थोड़ा अपने को क्रिस्टल बॉल गेजिंग करना पड़ेगा कि आगे का एक कॉल लेना पड़ेगा. लीप ऑफ फेथ है, ऐसा कुछ नहीं कि पैसा मतलब फ्री में कोई बंट रहा है, ऐसा वो कुछ नहीं है. इसमें क्या हुआ है कि अगर आप देखो, एक रिपोर्ट्स निकलती हैं जो है कि एवरी क्वार्टर US में 300 से 350 ड्रग्स की शॉर्टेजेस है. नंबर 1. नंबर 2, आपके चैनल पे ही जो या आपके सिस्टर चैनल पे ही जो इंटरव्यू हुआ है FDA कमिश्नर का, उसने ये बोला है कि हम लोग चाइना से इंडिया में ज़्यादा मूव करना चाह रहे हैं, विच मीन्स ऑडिट्स ज़्यादा करेंगे, मोर फ्रीक्वेंटली करेंगे और रिस्पॉन्स क्विकली देंगे. क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटीज हमको यूज़ करनी है. बिकॉज इनफैक्ट दे हैव सेड वेरी क्लियरली वी कांट ट्रस्ट चाइना. अब इससे ज़्यादा अगर रेगुलेटर बोले कि मेरे को ये चाहिए, बिगेस्ट मार्केट इज लुकिंग फॉर, local market ka growth has not been so spectacular, it's been normal. But the big thing has been price erosion has stopped in the US, volumes are picking up, shortages are there, and the regulatory environment is improving. अगर ये 4 चीज़ें हों, तो then you have to look at the biggest players in that space, whether it is Sun, Aurobindo, it may be Lupin, इनमें gains आते हैं. Now you add to it a new dimension that जो Indian government ने add किया है, जो हमारे एंटायर एंटीबायोटिक स्पेस के लिए जो हमारा इनपुट होता था, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट इनपुट, इज पेनजी. पेनजी में PLI इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस PLI इन दिस स्पेस, जो वन ऑफ द कंपनीज हैव टॉक्ड अबाउट इज इन द मिडस्ट ऑफ, जिसमें पूरी डिपेंडेंस अपने को, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर एपिडेमिक हुआ और अपने को एंटीबायोटिक्स चाहिए तो वी वर डिपेंडिंग ऑन चाइना फॉर द इनपुट्स. वो आज टुडे यू कैन गेट इट डन लोकली. दीज आर, जिस तरह PLI का इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आपने देखा है, वो इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा. तो जो कंपनी इन 3-4 चीज़ों में हो, इट इज़ नॉट मी सेइंग समथिंग, इट इज़ अ लीप ऑफ फेथ आफ्टर दैट, एंड इसके बावजूद पीपल आर व्यूइंग दिस एज अ ट्रेडिंग कॉल, एंड द ओनरशिप इज स्टिल लो. बाय द वे, द इंडेक्स वेटेज ऑफ फार्मा इज अंडर 5%, जिसमें एक कंपनी सन फार्मा इज 65% ऑफ दैट वेटेज. एक समय में 5-6 फार्मा स्टॉक्स हुआ करते थे इंडेक्स में. मैं वही आपको बोल रहा हूँ, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप सन फार्मा का है, बाकी 3 1 लाख करोड़ में है, सिप्ला, डिवीज और डॉक्टर रेड्डीज. 2-3 65-70,000 करोड़ रेंज में है, जाइडस, कैडिला, औरोबिंदो एक्सेट्रा. अगर आप बोलो कि 20% हमारा मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स इज फार्मा और हमारा इंडेक्स में 5% की रिप्रेजेंटेशन हो, तो आगे अंडर ओनरशिप तो इज एन ऑटोमेटिक
कॉन्सिक्वेंस ना। ओके, चलिए तो ये 3 बड़ी थीम्स अब तक हो चुकी हैं। कोई और इंटरेस्टिंग या तो स्टॉक आइडिया या सेक्टर आइडिया जो आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, जिसको या तो मार्केट ने इग्नोर किया या फिर मोमेंटम जहाँ कंटिन्यू कर सकता है? मोदी जी की एक बात मेरे को याद आती है, जो पीएसयू वाली? हाँ। मेरे हिसाब से वो कुछ भी फ्रिवलसली या फ्लिपेंटली बोलते बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब ये कोई ये नहीं कि मतलब किसी को आज सुबह मूड किया तो बोल दिया है, किसी को दो हंसी आ गई और कोई जोक कर दिया। इन्होंने ये कहा है कि दुनिया ने हमको ये समझाया है कि सारे पीएसयूज मर जाएंगे, मतलब बेरोजगारी हो जाएगी, लोगों का पैसा खा लिया। एंड उन्होंने इसमें एलआईसी और एचएएल का उदाहरण दिया है। एचएएल तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ बिकॉज इट्स बीन द स्टॉक ऑफ द, बिल्कुल, लेकिन एलआईसी अभी भी मेरे हिसाब से आईपीओ के प्राइसिंग के नीचे। मैं डिस्क्लोजर ये देना चाहता हूँ, इन सब में इंटरेस्ट हो सकता है, बट थीम मोदी जी का वो है, मतलब ये मैंने अपने मन से नहीं निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि एलआईसी का उसमें उदाहरण दिया है, वो 10 मिनट के इंटरव्यू, मेरे पास क्लिप भी है, वो 10 मिनट, इनफैक्ट यू शुड प्ले इट आउट, कि जो उन्होंने कहा कि एलआईसी की, लोग बोलते थे कि एलआईसी ये हो जाएगा, मार्केट शेयर चला जाएगा, उसके इन्वेस्टमेंट्स देखो, उसके प्रॉफिट्स देखो, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अनाउंस होगा, एचएएल में हो रहा है, एक्सेट्रा। जब उनको इतना वो लगता है कि इतना अमाउंट ऑफ शुड आई से द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज लॉक्ड इन पीएसयूज, उसमें वैल्यू क्रिएट में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्या? मेरे हिसाब से सबसे बहुत एक बढ़िया बात उन्होंने अभी लिखी है कि इनको आई थिंक 5 या 7 साल दिया है फॉर एलआईसी टू मीट द 25% नॉर्म्स, यानी कि डाइल्यूशन भी फ्रीक्वेंटली नहीं होने वाला है। तो ये सब अगर आप देख लो तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट 1 to 2 3 ईयर्स का थीम्स तो पता ही चल जाएगा। बिल्कुल 100%। चलिए आपसे पॉसिबली एक आखिरी सवाल, क्या मार्केट में थोड़ा एक एक्सूबरेंस का रिस्क है? मतलब सीरीज के 5वें दिन 7-8 स्टॉक्स बैन में हैं, बैन में आने के बाद भी स्टॉक्स चलते हैं, और मतलब क्या एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सूबरेंस का रिस्क लग रहा है आपको, या फिर ये पार्ट ऑफ द गेम है? इन द पास्ट जब बैन होता था तो वी यूज्ड टू थिंक ऑफ मैनिपुलेशन, वी यूज्ड टू थिंक कि कोई ग्रुप्स घुस गई हैं एक्सेट्रा, वी यूज्ड टू से कि कोई 3-4 एफआईएस के बड़े ट्रेड्स हैं। लेकिन अभी बैन का ये मतलब है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज हाई। बिकॉज ऑफ मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन है इसके लिए? नहीं, बिकॉज पीपल आर प्लेइंग इन द ऑप्शंस। ओके। एंड अगर आप कुछ भी देखोगे, मैं 2 मिनट के लिए ये इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, जो फ्री फ्लोट कहलाता है उसका 20% इज मार्केट वाइड लिमिट, 5% इज एन इंडिविजुअल कस्टमर लिमिट फॉर क्लाइंट वाइज लिमिट, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों आ जाती हैं। तो कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, जैसे 500 रुपए का है, आपने 600 रुपए वाला कॉल खरीद लिया, वो भी एक गिना जाता है, वो भी गिना जाता है। सो ये एक एबरेशन है मेरे हिसाब से, और मैं सेबी से दरख्वास्त करूंगा कि ये रीलुक करे दैट other than in the money or at the money, anything out of the money, they should not view that as, maybe they have separate limits for this. नहीं तो क्या होगा कि हर समय स्टॉक्स बैन में जाएंगे and it can be used as a means of manipulation. I'm not saying it's being manipulated, I'm saying it can be used as a means of manipulation. ये एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से चैनल के तौर से अगर आप मार्केट एक्सपर्ट्स को लाते हो, एक्सचेंज, दिस इज अ बिग रिफॉर्म दैट कैन हैपन। और मैं ये भी आपको बोलूँगा कि करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने भी ट्वीट किया था कि ये जो डिविडेंड का क्रेडिट आता है फ्यूचर्स में नहीं आता है, अनलेस द डिविडेंड इज 5% और मोर ऑफ मार्केट प्राइस। मैंने ट्वीट किया था एंड मार्क्ड सेबी एक्सेट्रा, एंड लिटरली दे केम बैक वेरी क्विकली, दे चेंज 5 to 2 नाउ, अभी 2% हो गया है। लेकिन दिस इज एन एग्जैक्ट मार्केट, क्यों 2% भी क्यों, why should a futures person lose? So these little things, if they focus on the futures market, the reason being the futures market is being accessed by retail individuals. सेबी का क्या चार्टर है कि retail individuals को प्रोटेक्ट करना है। 90% लूज करते हैं उनका वो ट्रेडिंग में। लेकिन अगर retail individuals access कर रहे हैं, because it is not barred for retail individuals, in the past when institutions were handling it, they were big boys, they could take care. लेकिन if retail is in this thing, then any reforms in the futures and options also needs to be made. जिक्स, बहुत मजा आया आपसे बात करके एज यूजुअल। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।